प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परणामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट यूनिट। और जो पेपर है आपका वो फर्स्ट ही है, क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका फर्स्ट यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स, यानी कि क्वांटम सिद्धांत का विकास। और इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे कि कृष्णिका विकिरण क्या हैं और उनको हम कैसे समझते हैं, वो सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके विकास की ओर अगर प्रकाश डालें तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने से पूर्व हम चिरसम्मत यांत्रिकी को समझते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि सन 19 से पूर्व के जो भी भौतिकी में प्रयोग हुए हैं उन सबको हमने यांत्रिकी के द्वारा, भौतिकी के द्वारा, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा हमने समझा है। और इसमें हमने देखा है कि जो भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी काइनेमेटिक्स को, उनकी मोशन को हम न्यूटन के समीकरणों से समझ सकते हैं। इसी प्रकार अणुगति सिद्धांत के आधार पर हमने व्याख्या की है गैसों के मोशन की। इसके अलावा 1857 में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोजें की तो उन्होंने भी ये पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूटोनियन कण की भांति ही व्यवहार करता है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स को वहाँ भी लागू किया जा सका। और यंग ने जो विवर्तन के प्रयोग किए 1803 में, तो उससे हमने प्रकाश के तरंग को स्वरूप को समझा। और इसके द्वारा हमें 1864 में मैक्सवेल की प्रकाशिकी और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के मध्य कुछ संबंध है, ऐसा हमें जानने को मिला। लेकिन जब हम 20वीं सदी पे आते हैं तो 20वीं सदी के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से समझ नहीं पाए, उनको समझने में हमें परेशानी आने लगी। और इसी के लिए ज़रूरत पड़ी कि हम किसी ना किसी एक सूटेबल मॉडल को डेवलप करें जिससे हम इन एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकें। और कुछ ऐसे जो एक्सपेरिमेंट थे या हम ये कहें कुछ ऐसे परिणाम थे जिनको हम समझने में क्लासिकल मैकेनिक्स से विफल रहे 20वीं सदी में। और वो मुख्यतः जो हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में वो हैं कृष्णिका विकिरण, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं समझ पाए पूरी तरह, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को नहीं समझ पाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम नहीं सही तरह से समझा पाए क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा, और कॉम्पटन प्रभाव यहाँ हम अध्ययन जो करेंगे, इन चारों का हम अध्ययन करेंगे जिनको हम चिरसम्मत सांख्यिकी से द्वारा नहीं समझ पाए। यद्यपि इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे और भी प्रयोग हैं जो कि आणविक मॉडल को डेवलप करने संबंधी हैं, एक्सरे की खोज से संबंधित हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज से संबंधित हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें हम 20वीं सदी के प्रारंभ में जिन्हें किया गया और जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स से पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो हमें एक नई थ्योरी, एक नई चीज़ डेवलप करने की आवश्यकता महसूस हुई, और वो है क्वांटम यांत्रिकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ये चारों चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, चारों वस्तुएं हमने यहाँ लिखी हैं कि कृष्णिका विकिरण को हम कैसे समझें, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को कैसे समझें, प्रकाश विद्युत प्रभाव को कैसे समझें, और कॉम्पटन प्रभाव को हम कैसे समझें। इस अध्याय में हम इन चार प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं कि इन चारों ये प्रभाव क्या हैं, प्रयोग द्वारा हमें क्या मिला, और क्लासिकल मैकेनिक्स से इनको कैसे समझने का प्रयास किया गया, और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे विफल रही इनको समझने में, और क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा हमें किस प्रकार से इनको समझने के लिए सिद्धांत डेवलप किए गए और इनके परिणामों को समझाया जा सका, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कृष्णिका के लिए कि कृष्णिका विकिरण क्या है, वो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स हमें क्या मिले, और क्लासिकल के द्वारा हमने उन्हें कैसे समझा, और फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा हमने उनको कैसे समझाया गया। तो सबसे पहले कि कृष्णिका क्या होती है हम इसको देखें। तो वह वस्तु जिस पर आपतित सभी आवृत्तियाँ या हम कहें सभी तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश अवशोषित हो जाते हैं, वो वस्तु कहलाती है कृष्णिका। और पूर्णतः जो कृष्णिका वस्तु है उसका जो अवशोषण गुणांक होता है वो 1 होता है, यानी जितने भी उस पर विकिरण डाले जाते हैं सारे के सारे अवशोषित कर लिए जाते हैं। और प्रायोगिक रूप से हम कृष्णिका का निर्माण कैसे करते हैं कि हम एक कैविटी लेते हैं, एक खोखला पात्र लेते हैं, उसकी दीवारों को अंदर से हम भीतरी दीवारों को पूर्णतया काला कर देते हैं, और इसमें एक छोटा सा छिद्र हम रखते हैं जिससे हम प्रेक्षण प्राप्त कर सकें। और इस छिद्र से हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य विकिरण इसमें प्रवेश करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि पूर्ण आंतरिक ये
कैविटी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब इसमें विकिरण गिरते हैं तो उनका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और वो कैविटी में ही निहित हो जाते हैं, वो कैविटी से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि पूर्णतः अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रायोगिक कृष्णिका का निर्माण करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कृष्णिका विकिरण हम किसे कहते हैं। तो जब हम कृष्णिका को गर्म करते हैं तो किसी भी नियत ताप पर जो उसके को कैविटी है, उसके जो एटम्स हैं वो कम दोलन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और जिसके फलस्वरूप विकिरण उत्सर्जित होते हैं। और इन्हीं विकिरणों के उत्सर्जन से हमें कृष्णिका का जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, विकिरण ऊर्जा इंटेंसिटी प्राप्त होती है, अलग अलग ऊर्जा के संगत अलग अलग लाइनें प्राप्त होती हैं, जैसे हम कृष्णिका विकिरण का नाम देते हैं, कृष्णिका स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और चूँकि कृष्णिका को हम एक समय में एक नियत ताप पर रखते हैं, इसलिए जो विकिरण जो हैं वो ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था का क्या मतलब है कि कृष्णिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा प्रति सेकंड कृष्णिका द्वारा अवशोषित ऊर्जा के बराबर होती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो खींचा गया है उत्सर्जन क्षमता और तरंगदैर्घ्य के बीच। कृष्णिका विकिरण के लिए अलग अलग तापों पर हमने यहाँ पर ये कृष्णिका का स्पेक्ट्रम दर्शाया है, जो कि उत्सर्जन क्षमता और तरंगदैर्घ्य के बीच विकिरण की खींचा गया है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। तो कुल उत्सर्जन क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी कैविटी में लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लेकर लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट परास में जितने भी विकिरण प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रति घन कोण की दिशा में उत्सर्जित होते हैं वो कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता होती है। लेकिन अगर हम लिमिटेड परास में बात कर रहे हैं कि जैसे कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य कृष्णिका से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रति एकांक घन कोण की दिशा में जितने विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं वो कहलाती है उसकी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता। तो उत्सर्जन क्षमता से हमारा मतलब एक्चुअली क्या है कि कितनी ऊर्जा विकिरित हो रही है कैविटी से। अब इस वक्र की जो कृष्णिका वक्र जो मुझे दिख रहा है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले हर एक ताप पर अगर मैं देखूं तो पहले बढ़ता है वक्र, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ पहले उत्सर्जन क्षमता में वृद्धि हो रही है, एक मैक्सिमम मान तक पहुंच रही है और उसके बाद पुनः ये तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ घट रही है। इस प्रकार दूसरे ताप पर भी अगर मैं देखूं तो यही बिहेवियर है। ये तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर पहले तो ये उत्सर्जन क्षमता बढ़ रही है, विकिरण उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बढ़ रही है, एक मैक्सिमम मान को प्राप्त करके फिर पुनः घट रही है। ये हर एक कर्व में हम देख रहे हैं, हर एक ताप पर यही पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि ये सारे जो कर्व हैं जितने भी वो सब कैसे हैं, सतत हैं, कहीं भी बीच में ब्रेक इनके नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक नियत ताप पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा सतत रूप से बदलती है, इसलिए ये ऊर्जा विकिरण जो वक्र है ये कैसा है, सतत मुझे दिख रहा है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है कि एक नियत ताप पर उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा तरंगदैर्घ्य के साथ पहले तो बढ़ती है, फिर एक निश्चित मान को प्राप्त करती है, यानी एक अधिकतम मान को प्राप्त करती है, और उसके बाद पुनः तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ घटती है। और प्रत्येक ताप पर अगर हम देखें तो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो है एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर वो मैक्सिमम मान को प्राप्त कर रही है। और ये अगर हम इस पैटर्न को भी देखें तो जैसे जैसे ये आपके पास ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो मैक्सिमम वो पॉइंट जिस पर कि ये मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता मुझे मिल रही है उस तरंगदैर्घ्य पर, उसका मान क्या होता जा रहा है, ताप बढ़ने के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है उत्सर्जित विकिरण की मात्रा भी बढ़ रही है। और प्रत्येक वक्र के अंतर्गत जो भी हम क्षेत्रफल आ रहा है, अगर हम ये वक्र देख रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो भी ये एरिया अंडर द कर्व है वो सब किसको बताएगा, टोटल जो ऊर्जा रेडिएट हो रही है कृष्णिका से उसको बताएगा। जैसे कि मैं बात करूँ 1449 डिग्री ताप पे, तो ये पूरा जो कर्व अगर मैं इसको शेड कर दूँ तो इसके एरिया अंडर जो कर्व आएगा वो बताएगा इसकी इस ताप पर कृष्णिका द्वारा कुल उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल रूप से मुझे कृष्णिका विकिरण की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम इनकी व्याख्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चिरसम्मत आधार पर इस वक्र को समझने के लिए कितने नियम दिए गए। तो सबसे पहला नियम जो दिया गया वो था वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो क्या कहता है कि अधिकतम उत्सर्जित विकिरण EM के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा m का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ताप बढ़ता है तो ये लैम्डा m का मान घटता है, जैसा कि अभी हमने पहले भी कहा कि अगर हम ये देखें उत्सर्जित विकिरण की मात्रा यहाँ अगर मैं बनाऊँ
तो ये पॉइंट लैम्डा एम के संगत यहाँ है, कहीं यहाँ पर इसके संगत पॉइंट बनाऊँ तो ये कहीं नीचे जा रहा है, यानी कम तरंग की ओर जा रहा है। अगर ताप कम हो रहा है तो ये आगे की उच्च तरंग की ओर जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे अधिकतम जो विकिरण उत्सर्जित होने की जो मात्रा है, ईएम है, वो हर एक ताप पर हमें मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये लैम्डा एम का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। ये मुझे इस वक्र में साफ दिख रहा है। तो इसलिए तो आपके पास हम ये कह रहे हैं कि जो अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की जो के संगत जो लैम्डा एम है वो हर एक ताप पर ताप बढ़ने के साथ क्या होती है, कम हो जाती है। यानी लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है बी के बराबर, जिसे हम वीन कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान होता है 2.892 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। तो ये कहलाता है वीन का विस्थापन नियम, कि किस प्रकार से ताप के संगत लैम्डा विस्थापित हो रही है अधिकतम उत्सर्जित विकिरण के तीव्रता के संगत। तो इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहे हैं। और दूसरा नियम इस कृष्णिका विकिरण को समझने के लिए दिया गया स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या कहता है कि किसी भी नियत ताप पर कृष्णिका द्वारा कुल उत्सर्जित विकिरण मात्रा का मान कृष्णिका की परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी टोटल जो रेडिएटेड एनर्जी है कृष्णिका से, जिसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, ये किसके बराबर दी जाती है, किसके प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 4 के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा, और ये कहलाता है स्टीफन नियतांक, जिसका मान होता है 5.6697 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन 4। अब ये तो दिए गए कि अधिकतम ऊर्जा पर तरंगदैर्घ्य कितनी है और कैसे बदलती है ताप के साथ, और ये बताया कि कुल विकिरित ऊर्जा का मान क्या होगा। अब इस ट्रेंड को समझने के लिए कि जो हम ये देख रहे हैं कि लोअर तरंगदैर्घ्य के और अगर मैं बढ़ती हूँ तो ये मान तेज़ी से घट रहा है, और हायर की ओर भी मैं बढ़ती हूँ तरंगदैर्घ्य की ओर तो ये भी तेज़ी से मान घट रहा है। तब हम इन दोनों जो वक्र का जो शेप है उसको हम कैसे समझें, उसको समझने के लिए क्लासिकली दो नियम दिए गए। पहला नियम कहलाता है वीन का रेडिएशन लॉ। ध्यान रखना है कि आपसे परीक्षा में वीन का रेडिएशन लॉ पूछा जा रहा है या वीन का विस्थापन नियम, दोनों ही नियम वीन के हैं। इसलिए आपको लिखते समय, उत्तर देते समय बहुत सावधानी रखनी है कि आपको कौन सा नियम पूछा जा रहा है। तो यहाँ वीन का विस्थापन नियम हम पहले बता चुके हैं कि लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। अब वीन के विकिरण नियम की ओर जा रहे हैं, और ये क्या किसको समझाता है, कृष्णिका के वक्र को जो आकृति है उसको समझने का इसके द्वारा प्रयास किया गया है। तो ये वीन का विकिरण नियम क्या कहता है कि किसी ताप पर कृष्णिका में उपस्थित आणविक दोलनों से लैम्डा से लीड डी लैम्डा परास में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, क्योंकि कृष्णिका को जब हमने गर्म किया तो जो उस कृष्णिका के एटम है वो दोलन करने लगते हैं और उस विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो लैम्डा से डी लैम्डा परास में उस विकिरण की उत्सर्जित मात्रा का मान कितना है, a/λ5 एक्सपोनेंशियल माइनस b/λ t डी लैम्डा के बराबर है, जहाँ a और b क्या हैं, दोनों कांस्टेंट हैं। और इसे हम ज्ञात करते हैं कर्व फिटिंग के आधार पर, तो ये कहलाते हैं कर्व फिटिंग पैरामीटर्स। लेकिन ये जो नियम दिया गया इसके द्वारा केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास को ही समझा जा सका, दीर्घावृत्ति परास में इसको समझा जा सका, लघु तरंगदैर्घ्य कहो या दीर्घावृत्ति परास कहो उसमें समझा जा सका। लेकिन हम इनके विकिरण द्वारा कृष्णिका स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास को नहीं समझ सके। यानी इसको तो हम समझ पाए लघु तरंगदैर्घ्य परास को, लेकिन हायर वेवलेंथ रीजन को हम वीन के रेडिएशन लॉ द्वारा नहीं समझ पाए। और इसलिए एक और नियम दिया गया क्लासिकली, वो कहलाता है रेले जीन्स का नियम। और रेले जीन्स के नियम में कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की उपस्थिति और ऊर्जा के समविभाजन के नियम को आधार को माना गया, और ये कहा गया कि अप्रगामी तरंग में कि प्रत्येक दोलन विधा की जो औसत ऊर्जा है वो kBt के बराबर है, और लैम्डा से डी लैम्डा के मध्य कुल कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन किसके द्वारा दी जाती है कि n लैम्डा डी इज इक्वल टू डी लैम्डा इज इक्वल टू 8π/λ डी लैम्डा, या फिर आवृत्ति के टर्म्स में हम कहें तो न्यू से डी न्यू के मध्य जो कंपन विधाओं की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है पर यूनिट वॉल्यूम डेट विल बी गिवन बाय n न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8π² डी न्यू अपॉन c³। तो यानी हम आवृत्ति के सम के टर्म्स में भी या फिर हम चाहें तो लैम्डा के टर्म्स में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई लैम्डा डी लैम्डा है, टोटल ऊर्जा घनत्व जो हमें लैम्डा से डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में मिलती है, वो
कृष्णिका से कुल ऊर्जा घनत्व या स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व की अगर मैं बात करूँ तो उसका मान हो जाएगा n लैम्डा डी लैम्डा इंटू ई, क्योंकि प्रत्येक विधाओं की संख्या कितनी है और प्रत्येक विधा की ऊर्जा कितनी है, दोनों को हमने गुणा कर दिया है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा का मान मुझे मिलता है 8 पाई के बी टी लैम्डा 4 डी लैम्डा के बराबर, या फिर आवृत्ति के टर्म्स में कहूँ तो ये बन जाता है 8 पाई न्यू स्क्वायर के बी टी डी न्यू अपॉन सी क्यू, क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, ये आपके पास रिलेशन है। अब यहाँ से जब हमने इसके द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा जब हम समझने का प्रयास किया कृष्णिका स्पेक्ट्रम को, तो हम केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास को ही समझ पाए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास का मतलब लघु आवृत्ति परास को ही समझ पाए, लेकिन उच्च आवृत्ति या फिर हम ये कहें कि लघु तरंगदैर्घ्य को हम इससे नहीं समझ पाए। और लघु तरंगदैर्घ्य के हम अच्छे से जब हम अपने विजिबल स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो लघु तरंगदैर्घ्य की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पराबैंगनी क्षेत्र आता है, और दीर्घ तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र की ओर हम बढ़ते हैं तो अवरक्त क्षेत्र आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेले जीन्स के नियम से हम दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास को समझ पाए, लेकिन लघु तरंगदैर्घ्य का परास को हम नहीं समझ पाए। तो यानी एक तरह से हमें लघु तरंगदैर्घ्य परास में इससे रेले जीन्स से कृष्णिका को समझने में विपत्ति महसूस हुई, इसलिए ये कहलाती है पराबैंगनी विपदा या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। यानी कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या है कि रेले जीन्स के नियम के द्वारा हम लघु तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका के स्पेक्ट्रम को नहीं समझ पाए, इसे क्या नाम दिया गया, पराबैंगनी विपदा का नाम दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेले जीन्स का नियम किस तरह से डेविएट करता है, एक तो आवृत्ति के साथ यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लघु आवृत्ति परास में शुरू में तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ भी अगर हम देखें तो रेले जीन्स का नियम हम कह रहे हैं दीर्घ आवृत्ति परास में हम इससे समझ पा रहे हैं, लेकिन तो भी हम देखें तो ये मूल से तभी भी वेरिएट कर, हालांकि हम कह रहे हैं कि फिर भी इसके कुछ कुछ करीब है, लेकिन तो भी हम देखें तो ये वेरिएशन जैसे जैसे हम लघु परास की ओर बढ़ते हैं ये वेरिएशन रेले जीन्स के बढ़ते जाते हैं। तो लघु तरंगदैर्घ्य परास को तो ये बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा है। सिर्फ रेले जीन्स का नियम किसकी तरफ अगर हम देखें तो इससे डेरिवेशन से जो मुझे लाइन मिल रही है वो हायर वेवलेंथ रीजन में मुझे मिल रही है, लेकिन वो भी एक्चुअली देखा जाए तो कृष्णिका की मूल जो लाइन है उससे डेविएट कर रही है। तो यहाँ पर आवृत्ति में जैसे हमने दिखाया है, तो आवृत्ति के साथ अगर हम देखें तो लघु आवृत्ति को समझ पा रहे हैं, और हायर लेवल पे तो हम इसके कहीं करीब भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही कृष्णिका के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमने 4 नियम दे दिए हैं, फिर भी हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए। अब हम ये देखेंगे कि जब हम इस क्लासिकल से कृष्णिका विकर्ण को नहीं समझ पाए तो हमने क्वांटम यांत्रिकी में ऐसे क्या बदलाव किए क्लासिकल से हटकर कि हमें इस कृष्णिका स्पेक्ट्रम को समझाने में सफलता मिली। तो हम देखेंगे प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ क्या है, उसके द्वारा किस प्रकार से हम कृष्णिका स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं, ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।